हेलो एवरीवन, नमस्कार। 91.2 NIVH हलून पर मैं हूँ आरजे जेनिफर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि एक मौका है ताकि हम सभी महिलाओं के जो अचीवमेंट्स हैं, उनका सक्सेस है या उनके जो इश्यूज हैं, इन पर बात करें। और आज की जो बिजी लाइफस्टाइल है, जो हम अपना दिनचर्या बदल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक मेन इशू है वुमेन्स की जो हेल्थ इशू है वो। और जिस पर ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही प्रोमिनेंट इशू रहा है, जिस पर हम वुमेन शायद खुलकर बिकॉज ऑफ आर शाइनेस या शायद लैक ऑफ अवेयरनेस हम इस पर ज़्यादा बात नहीं करते। तो इसीलिए आज हमने एक अवेयरनेस डिस्कशन यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, जिस पर हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करेंगे। और हमें इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए हमारे यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर नेहा महाजन, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी फ्रॉम गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज यहाँ पर मौजूद हैं, और वो हमें बहुत सारी इंसाइट्स हमें देंगी अबाउट ब्रेस्ट कैंसर। सो सबसे पहले जोरदार तालियों से हम मैम का स्वागत करते हैं। हेलो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस इवेंट में। एंड सबसे पहले मैं हमारी जो मेडिकल ऑफिसर हैं डॉक्टर चारू मैम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो हमारी आज की गेस्ट को, डॉक्टर मैम को फेलिसिटेट करें। अब मैं हमारी प्रोग्राम प्रोड्यूसर हमारी चेतना बोला मैम से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो मैम को फेलिसिटेट करें। साथ ही मैं यहाँ मौजूद सभी महिलाओं को एक बार सबको स्वागत करना चाहूँगी। एक बार जोरदार खुद के लिए भी तालियां बजाई जाए। तो चलिए आज के इस इम्पोर्टेंट डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, है ना मैम? मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हम सबके लिसनर्स के लिए और ऑडियंस के लिए ये जानना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है मैम? ब्रेस्ट कैंसर आसान शब्दों में कहा जाए तो कोई भी जब नॉर्मल सेल का डिवीजन समय की गति से ज़्यादा हो जाता है, जितनी उसकी नॉर्मल डिवीजन होनी चाहिए उससे ज़्यादा गति से अगर उसकी डिवीजन हो रही है तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर आमतौर पे कोई बेसिक सा सेल होता है, बेसिक सा कोई कोशिका होती है जो नॉर्मल गति से ज़्यादा तेजी से, तीव्र गति से बढ़ रही है। ओके, मतलब ये सेल के एक्सपेंशन की वजह से होता है। तो ये अपनी बॉडी के खुद के सेल्स ही हैं जो अपनी नॉर्मल स्पीड के बजाय एक एक्स्ट्रा स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। ओके, तो मैम अगर समझिए किसी हमारे फैमिली में हिस्ट्री है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, तो इज इट जेनेटिक, हम में भी क्या ये आ सकता है? जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर होता है, हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर्स बहुत कम इंसिडेंस है। सिर्फ जितने टोटल कैंसर्स हैं उनमें से सिर्फ 1% ब्रेस्ट कैंसर जो है वही हेरिडिटरी है। ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 90 to 99% स्पोराडिक हैं। स्पोराडिक का मतलब हम में से किसी को भी हो सकता है, उसके लिए कोई कारण, स्पेसिफिक कारण होने की जरूरत नहीं है, कोई बिल्कुल विशेष कारण होने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर या कोई भी दूसरा रिस्क फैक्टर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ओके मैम, इंडिया में अब तक ऑलमोस्ट कितना मतलब प्रतिशत हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर की वुमेन्स में पाया जाता है? जैसे अगर हम WHO की रिपोर्ट माने तो ग्लोबोकॉन 2022 की जो रिपोर्ट है, अगर मैं उसी का डाटा शेयर करूं तो उसके अनुसार सिर्फ भारत में 1,92,000 ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुए थे एक साल के अंदर, और उसमें से 98,000 फीमेल्स की डेथ हो गई थी। सो दैट्स क्वाइट अ ह्यूज नंबर। मतलब इतना बड़ा नंबर अगर डेथ का है और इतने बड़े तादाद पे आपको मिल रहा है, सो दैट्स क्वाइट अ बिग रिस्क है। इन सिंपलेस्ट टर्म्स 1 in 8 फीमेल इज प्रोन टू रिस्क। अगर कोई भी 8 महिलाएं हैं उनमें से कोई एक को कम से कम ब्रेस्ट कैंसर कभी ना कभी लाइफ टाइम में होगा। So anybody among us can be that female. Yes, exactly. तो मैम सिम्टम्स क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स बिल्कुल साधारण बीमारी जैसे भी हो सकते हैं। एक मामूली सी गांठ हो सकती है आपके ब्रेस्ट में, या फिर कोई निप्पल में से कोई डिस्चार्ज, कोई पानी आना, खून आना किसी तरह का, आपकी आर्मपिट में किसी तरह की गांठ होना, ब्रेस्ट के साइज में कोई बदलाव होना, उसकी स्किन में कोई चेंजेस आ जाना, या फिर उसके ओवरऑल शेप में कोई चेंज आ जाना। तो इस तरह की कोई भी सिम्टम्स मिल सकते हैं आपको बॉडी में, या फिर वेट लॉस का सिम्टम मिल सकता है बॉडी में। ओके, अगर हमें खुद ही ये डिटेक्ट करना हो या खुद एग्जामिन करना हो कि क्या मुझ में ऐसा कुछ है, तो ये कैसे पता करें मैम?
उसके लिए हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टेक्निक्स की ट्रेनिंग देते हैं लोगों को। आप बहुत इजीली इसे यूट्यूब या बाकी चैनल्स पे भी देख सकते हैं। सो फॉर द पर्पज ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन आज हमने अपने साथ मैनिक्विन भी रखा हुआ है। श्योर मैम, श्योर, या। So what you have to do, you have to stand in front of the mirror. आपको एक आईने के सामने खड़ा हो जाइए, जैसे कि नॉर्मली आप शॉवर लेते समय खड़ी होती हैं, ठीक है। नॉर्मली खड़ा हो जाइए और ऑल ओवर द ब्रेस्ट, अपनी ब्रेस्ट को हाथ लगाकर दबाकर देखिए कि आपको कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके, अंदर मतलब पूरा inside, अंदर डीप, okay. हाँ। 3 उंगलियां जो है आपकी, इन 3 उंगलियों से आप दबाकर देखिए कि पूरे ब्रेस्ट में कहीं पे कोई गांठ महसूस तो नहीं हो रहा है। इस पे आप अपनी आर्मपिट्स भी चेक करेंगी और ब्रेस्ट के नीचे के हिस्से को भी पूरा चेक करेंगी। अगर आपको कोई भी गांठ या दोनों ब्रेस्ट के साइज में कोई अंतर, शेप में कोई अंतर, कोई ब्रेस्ट ऊपर नीचे, निप्पल का आकार आगे पीछे, निप्पल में से कोई पानी आता हुआ, ऐसा कुछ भी नजर आता है, या कोई खून आता हुआ नजर आता है, स्किन पे कोई डॉट्स नजर आते हैं, ऐसी कोई भी चेंजेस नजर आती हैं, तो आप, मुझे लगता है नजदीकी जो भी डॉक्टर है इमीडिएटली उससे संपर्क करें और अपना प्रॉपर इलाज कराइए। ओके, अगर उसमें पेन हो ना हो, इवन पेन होना और ना होना बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। पेन ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर की बहुत लेट स्टेजेस में होता है, जब वो नर्व्स को इन्वॉल्व करता है। शुरुआती स्टेजेस में मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर्स पेनलेस होते हैं। ओके, तो पेन का इंतजार मत करिए। ओके, जो आपने अभी कहा कि लिम्स टाइप होता है, तो कभी ऐसा होता है मैम 2 ब्रेस्ट के बीच में भी ऐसे होते हैं, सो इज इट समथिंग रिलेटेड टू इट? ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो आपका पूरा साइड, एक साइड से लेकर पूरी दूसरी साइड तक है। बीच के हिस्से में भी कुछ हिस्सा ब्रेस्ट टिश्यू है जी। तो जब आप पैल्पेट करें तो मेक श्योर कि आप पूरा हिस्सा टच करके अच्छे से चेक करें। कहीं पे भी वो लंप हो सकता है, किसी भी कोने में हो सकता है, साइड पे हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। ओके, तो एक बार सेल्फ डिटेक्ट करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद अगर हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ सिम्टम्स है मुझ में, तो आफ्टर दैट क्या करें? मतलब हॉस्पिटल जाएं? ऐसा नहीं है कि सभी लंप्स ब्रेस्ट कैंसर ही होंगे, सो इमीडिएटली पैनिक करने की जरूरत नहीं है। 90% ऑफ द लंप जो मिलते हैं हमें वो बिनाइन होते हैं, यानी कि वो नॉन कैंसरस होते हैं। तो डरने की ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन उस चीज को कंफर्म करने के लिए हमें कुछ एक्सरेज, कुछ मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और कुछ सुई की जांच, FNAC, ट्रूकट बायोप्सीज, ये सब करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको किसी भी हेल्थ केयर पर्सनल से मिलना पड़ेगा। वो फाइनल डिसाइड करेगा कि इसमें फर्दर कौन से टेस्ट होने की जरूरत है, एंड आफ्टर द टेस्ट ओनली इट कैन बी डिसाइडेड कि ये कैंसर है भी या एक ऑर्डिनरी गांठ है। ओके मैम, आजकल एक चीज बहुत चलती है कि जब भी लिम्स पाए जाते हैं इस एरिया में, दे से कि गो टू होम्योपैथी और समथिंग, इट्स क्यूरेबल एंड ऑल दैट, तो व्हाट डू यू सजेस्ट इन दिस सिचुएशन मैम? हाँ, लुक, माय टेक इज दैट अभी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो इनिशियली तो लंप जब डिटेक्ट होता है तो बहुत बार हमारे पास आ जाते हैं कि आप डायग्नोज करिए क्या है ये, और एक बार जब हम उनका डायग्नोसिस कर देते हैं और उन्हें बता देते हैं तो उसके बाद वो बहुत बार, ऐसा हमारे साथ भी होता है कि वो होम्योपैथी के उसमें चले जाते हैं। तो आपको मैं ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट और बाकी ट्रीटमेंट्स, ऑल्दो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट, बट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस तरह से डिविएट होना आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है, क्योंकि आप, हो सकता है कि बहुत शुरुआती चरण में दिखाने आए हैं, लेकिन आप होम्योपैथी में चले जाएं या किसी और में चले जाएं और आपका वो स्टेज चेंज हो जाएगा तो आपके बचने की संभावना चेंज हो जाएगी। जब आप स्टेज 1 में हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो 80 से 90% चांस होता है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जब आप वही चीज स्टेज 2 में हमारे पास आते हैं तो वो चांसेस 60 to 70% हो जाते हैं। जब आप स्टेज 3 में आते हैं तो वो चांसेस 40 to 50% हो जाते हैं, और आप स्टेज 4 में आएंगे तो 20 to 30% हो जाएंगे। आप जितना समय बर्बाद करेंगे उतना ज्यादा आपका प्रोग्नोसिस, आपका ठीक होने की संभावना कम होती चली जाएगी। तो राइट टाइम पे उसका डायग्नोसिस और राइट टाइम पे उसका ट्रीटमेंट, यही मेन गोल है हमारा। एग्जैक्टली तो महिलाएं ध्यान दीजिए, राइट टाइम पे इसका ट्रीटमेंट होना भी जरूरी है और पता लगाना भी जरूरी है। एंड मैम, जैसे अभी आपने ट्रीटमेंट की बात की है, तो क्या मैं इससे यही अज्यूम करूं कि ये ट्रीटेड है या इसका कोई अलग ट्रीटमेंट होता है? व्हाट इट इज, हाउ इट वर्क्स? ये ट्रीटेबल डिजीज है इफ इट इज इन द अर्ली स्टेजेस। अगर ये स्टेज 1 में आता है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर क्योर्ड कंप्लीटली ऑफ द डिजीज, और वो बाकी की अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जीते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है उन्हें। सो बट देयर आर पेशेंट्स जो इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट लेते हैं या लेट स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, उन्हें आने वाले ईयर्स, आने वाले सालों में कभी कभी मुश्किल आ सकती है या बीमारी वापस आने का डर उनमें ज्यादा रहता है।
ओके मैम, इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है? ऑपरेशंस होते हैं? व्हाट इट इज हाँ, लाइक? कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर में यूजली मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट होता है। मल्टी मोडेलिटी का मतलब है बहुत सारी ट्रीटमेंट के तरीकों को अपनाकर एक साथ मिलाकर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ओके। इसमें आपकी सर्जरी भी आती है कैंसर की, उसके अलावा कीमोथेरेपी आएगी, रेडियोथेरेपी आएगी, हार्मोनल थेरेपी आएगी और इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज भी आती हैं। तो इस सबको मिलाकर ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है, इसलिए पेशेंट्स कभी कभी खत्म हो जाती है पेशेंट की, बट अगर सारे स्टेप्स ट्रीटमेंट के कंप्लीट कर दिए जाएं तो क्योर रेट काफी अच्छा होता है और पेशेंट अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकता है। ओके मैम, इस मतलब इस करियर में आप बहुत टाइम से हैं इस फील्ड में, है ना? तो ऐसे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है मैम? आपकी जर्नी में कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? हम लोगों ने गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में ब्रेस्ट कैंसर का ये ड्राइव जो है 2021 में स्टार्ट किया था। इट वाज इन ओके। ये इनिशिएटिव हम लोगों ने डॉक्टर सयाना, डॉक्टर मोहित गोयल, इन सब की मदद से ये इनिशिएटिव शुरू हुआ था। और इसका मेन पर्पस ये था कि जो फीमेल्स बात नहीं कर पाती हैं, ये क्योंकि एक प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड इशू है, इजीली किसी के लिए भी डिस्कस करना मुश्किल होता है किसी भी फीमेल के लिए। तो हमारा पर्पस ये था कि एक ब्रेस्ट क्लिनिक ऐसा एक सेंटर बनाया जाए जहाँ पे महिलाएं खुलकर बाहर आ सकें। And we have succeeded in that also. In last 3.5 years, we have almost screened almost 9,000 females so far. Okay, that's और really nice. उसमें हमने बहुत से कैंप्स भी किए हैं। सो इसमें मेन इश्यूज हमारे जो अभी आ रहे हैं इस दौरान जो हमारे आते हैं, एक इशू तो ये आता है कि फीमेल पहले तो घर से आती नहीं है। वो पहले ही शी इज हेजिडेंट टू कम फॉरवर्ड, शी इज हेजिडेंट टू कम फॉरवर्ड एंड टेल हर प्रॉब्लम्स। अगर वो किसी तरह से आ जाए तो फिर उसके बाद वो डायग्नोसिस से डरती है, उसे ये लगता है कि कहीं कैंसर डिटेक्ट ना हो जाए। डिनाइल बहुत ज्यादा है, उसका एक्सेप्टेंस नहीं है कि मुझे कैसे हो सकता है। यही बात सबको समझाने की जरूरत है कि किसी को भी हो सकता है। देयर इज नो एग्जेम्पशन टू इट, सो एवरीबडी हैज टू बी अवेयर ऑफ इट। तो आप अगर दूसरा डिनाइल इनका जो रहता है उसमें कन्विंस करने में इन्हें मुश्किल आती है। एंड वंस दे एक्सेप्ट इट देन दे डोंट एक्सेप्ट द ट्रीटमेंट। दैट इज अनदर प्रॉब्लम वी फेस कि वो ट्रीटमेंट के नाम पे, जैसे आपने कहा, वो होम्योपैथी में चले जाते हैं। ऐसा हम लोग बहुत बार देखते हैं, डिफॉल्टर्स होते हैं, हम उन्हें इतना कन्विंस करते हैं, इसके बावजूद वो होम्योपैथी में चले जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, किसी क्वैक्स के पास चले जाएंगे, एंड दे विल कम बैक आफ्टर 1 year और से 2 years, और तब तक उनका कैंसर पूरा स्प्रेड हो चुका होगा। तब हम कुछ करने के लायक नहीं रहेंगे। सो अर्ली स्टेज में आना, राइट टाइम पे ट्रीटमेंट लेना, ये अगेन वही इंपॉर्टेंस रहती है। एंड अनदर प्रॉब्लम इज दैट द ट्रीटमेंट डिफॉल्टर्स, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ट्रीटमेंट शुरू तो करवा लिया, स्टार्टिंग में तो हिम्मत कर ली, उसके बाद उसको कंप्लीट करते नहीं है, क्योंकि ट्रीटमेंट थोड़ा सा लॉन्ग है, टाइम लगता है। पहले कीमो होगा, सर्जरी होगा, रेडियोथेरेपी होगा, इम्यूनोथेरेपी होगा, हार्मोन थेरेपी होगा, इट टेक्स टाइम। सो इस दौरान बहुत से लोग अपनी पेशेंस लूज कर देते हैं, उनकी हिम्मत टूट जाती है। सो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम ब्रेस्ट क्लिनिक में उन्हें रिपीटेडली मोटिवेट करते रहें, उनको ये ट्रीटमेंट डिफॉल्टर होने से रोकें और उन्हें मिसगाइड होने से, क्वैकरी से, गलत दिशा में जाने से रोकें। राइट टाइम पे डिटेक्ट होने के साथ साथ राइट टाइम पे ट्रीटमेंट होना और उस ट्रीटमेंट का कंप्लीट होना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रीटमेंट शुरू करके इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं, देन इट इज एज गुड एज नॉट टेकिंग द ट्रीटमेंट। दैट्स ट्रू मैम, एंड ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बिकॉज दिस इज़ वेरी मच नेसेसरी इन आवर सोसाइटी। मैम, जैसे अभी आपने बताया कि जब वो एक्सेप्ट नहीं करती इस चीज़ को कि यस आई हैव अ कैंसर, सो जब उनको ये पता चलता है कि उनमें वो डायग्नोसिस हुआ है, तो उनकी या उनकी फैमिली मेम्बर्स की कैसी सिचुएशन होती है, क्या चल रहा होता है, कैसे कन्विंस करते हैं, कैसे आप उनको गाइड करती हैं उस टाइम पे? देखिए, कैंसर शब्द अपने आप में ही इतना डरावना है, किसी को भी बताया जाएगा तो वो और उसकी फैमिली टूट जाएंगे, घबरा जाएंगे। सो डेफिनेटली टेक्स लॉट ऑफ पेशेंस एंड उनके साथ बहुत समय हमें बात करनी पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्हें इस बात के लिए कन्विंस करना पड़ता है कि बीमारी कुछ भी है लेकिन एटलीस्ट उसका इलाज संभव है। आप इस बात पे यकीन करिए कि उसका इलाज संभव है, तब ऐसा कन्विंस करने पर तब वो इन्वॉल्व होते हैं ट्रीटमेंट में और तब वो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन स्टार्ट करते हैं। बट डेफिनेटली इट्स वेरी डिवास्टेटिंग फॉर एनीवन हु इज हैविंग दिस ब्रेस्ट कैंसर और द फैमिली मेंबर हु इज हैविंग इट। ओके, तो मैम जो मिथ्स हैं कैंसर के बारे में या ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, डू यू हैव एनीथिंग कि आप उसे ब्रेक करना चाहती हैं आज? मिथ्स लाइक, हाँ,
बी श्योर। ओके मैम, मतलब मैंने ये सुना है कि टाइट ब्रा पहनते हैं जब हम, तब ब्रेस्ट कैंसर के ज़्यादा चांसेस होते हैं. हाउ ट्रू इज दिस? आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रिलेटेड टू द ब्रा साइज और लाइक दैट, बिकॉज ऐसा कुछ लिटरेचर में डॉक्यूमेंटेड मुझे तो नहीं मिला। ओके, देन व्हाई लेकिन इज इट? ये क्यों फैलाया जाता है? कौन है ये लोग? आई रियली वांट टू नो. there are some super experts, I guess so. I'm not that expert. ओके, द वन मोर थिंग इज डिओड्रेंट यूज करने से ऐसा होता है. No, there's nothing like that. But definitely there are so many carcinogens in our daily use products. हम जो डेली हम ये खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, उसमें अलग अलग तरह के कार्सिनोजेंस हैं. So definitely those are factors for making different types of cancer in the breast, not just the breast cancer. And apart from that, smoking, alcohol, recently अभी तो फीमेल्स में अल्कोहल बहुत इनटेक इंक्रीज हो गया है, स्मोकिंग भी एक फैशन हो गया है. सो डेफिनेटली ये सब फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज करते हैं. But as such, deodorant and per se and this one bra is not going to change anything. ओके, एक और कहा जाता है मैम कि ब्रेस्ट फीडिंग is somewhere a solution for breast cancer, कि if you feed your breast feeding से जो होता है कैंसर Yes, कम that's होता है. very true. Breastfeeding has been considered as a protective factor. Okay. So if a female who conceives before the age of 30 years, that means आपका first child birth before 30 years है, और उसके बाद आप उसको breastfeed करती हैं 1 साल तक minimum, so definitely it has got a protective benefit over those who are not breastfeeding their babies. Okay. ओके मैम. सो अभी आपने लाइफस्टाइल की भी बात की. सो क्या ऐसा होता है मैम कि हम प्रिवेंट करने के लिए कुछ अपनी तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स? Yes, definitely. They have to do regular exercises. Overweight is a big risk factor for all types of cancer, including the breast cancer. So weight should be reduced. You have to avoid smoking. Smoking बिल्कुल नहीं करना चाहिए. Alcohol intake minimum रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए. And जितना भी ये junk food and western lifestyle है, थोड़ा सा avoid करना चाहिए. रिसेंटली बहुत इंडिया में ट्रेंड ये हो गया है कि वेस्टर्नाइजेशन के चलते वी डू लेट मैरिजेस एंड लेट चाइल्ड बेयरिंग, सो समवेयर इट हैज गॉट कॉन्सिक्वेंस ऑन दिस आल्सो, बिकॉज ब्रेस्ट कैंसर इज नोन टू बी मोर इन दोज पीपल जो 30 इयर्स के बाद चाइल्ड बेयरिंग करते हैं. ओके, सो अर्ली चाइल्ड बेयरिंग अगर होती है तो डेफिनेटली इट इज, एंड विद ब्रेस्ट फीडिंग डेफिनेटली इट हैज गॉट लिटिल बिट बेनिफिशियल इफेक्ट. ओके, तो हमारे जो ऑडियंसेस यहाँ पे हैं उनमें से भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप भी पूछ सकते हैं. मैं ये जानना चाहूँगी, अगर इनिशियली कैंसर डिटेक्ट होता है तो ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या है? You are lucky to be born in India because now you have Ayushman service, so it is free of cost. Okay, so जो भी आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट है वो आयुष्मान पैकेजेस में मोस्टली कवर हो जाता है. Now, definitely I'm not talking about the private sector, but गवर्नमेंट में अगर आप नॉर्मली आयुष्मान कार्ड वगैरह से यूज करके ट्रीटमेंट करवाती हैं, इट इज यूजली जीरो. हाँ मैम का एक क्वेश्चन, मैम एक सेकंड. मैम ये जो हम डिटेक्ट करते हैं, कोई भी लंप होता है, फाइब्रोएडिनोमा होता है, FNAC कराते हैं, हिस्टोपैथ कराते हैं, उसमें कहते हैं मतलब हमें डिटेक्ट हो जाता है कि नॉन मैलिग्नेंट है, तो इट इज एडवाइजेबल टू रिमूव इट और इट इज एडवाइजेबल टू लेट इट बी लाइक दिस एंड इफ यू हैव सम प्रॉब्लम देन ओनली रिमूव इट. Since fibroadenoma is a benign condition, so far as fibroadenoma is concerned, अगर वो confirm है through FNAC, through pathology confirmed है, so then it is not a risk factor. Fibroadenoma per se is not a risk factor. अगर उसमें कुछ और फैक्टर्स मिलते हैं आपको, हाइपरप्लेजिया बता रहा है, एटिपिकल सेल्स बता रहा है, तो इन दैट केस डेफिनेटली इट्स अ रिस्क फैक्टर. ओके, एंड जैसे मेरे पास आई गेट ऑल दोज पेशेंट, उन्हीं कोई लंप होता है तो इट इज एडवाइजेबल कि उनको जो हम मार्कर्स होते हैं, कैंसर मार्कर्स जैसे 15, 3 या 125, वो करवाने चाहिए उनमें कुछ? नहीं. If you want to detect the cancer, you have to go for simple basic test. Mammography हो गया X-ray of the breast in simplest terms, ठीक है, या फिर अल्ट्रासाउंड. जो लेस देन 40 इयर्स की फीमेल्स हैं उनमें तो अल्ट्रासाउंड ही हम इनिशियली करवाते हैं. 40 से अबव जो रहती हैं उनको हम मेमोग्राफी या फिर सोनोमेमोग्राफी करवाते हैं. एंड बहुत सस्पिशियस कोई लीजन रहता है जिसमें डायग्नोसिस एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, तब हम MRI ब्रेस्ट कराते हैं.
तो बेसिक टेस्ट along with the FNAC and Bruker biopsy is enough. Tumor markers are not recommended. एंड वन मोर क्वेश्चन है, जो हम मेस्टेक्टमी करते हैं तो किस स्टेज पे एडवाइजेबल होता है कि मेस्टेक्टमी कर दें या फिर पार्ट ऑफ द ट्यूमर रिमूव किया जाए? व्हाट इज मोस्ट बेनिफिशियल? In early stages, stage 1 and 2, you can go for this breast conservation surgeries along with the reconstructions. And in later stages, when stage 3 or 4 comes, usually we have to go for the complete removal along with the reconstruction processes. तो अभी हमने देखा कि जब दो डॉक्टर्स आपस में बात करते हैं तो हमें कुछ नहीं समझ आता। तो हमें कुछ नहीं समझ आता है। समझ में नहीं आता है। तो मैम एक मेरा प्रश्न है, महिलाएं जो 40 के ऊपर हो रही होती हैं या फिर यंग गर्ल्स, तो क्या प्रिकॉशनरी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो एक टाइम टू टाइम हमें करवाते रहने चाहिए, जैसे कि बीपी वाले लोग होते हैं वो रेगुलर चेकअप करते हैं या उस तरीके से? वैलिड क्वेश्चन। देखिए, एक तो आप सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। 20 साल की उम्र से ऑनवर्ड लड़कियों को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाना शुरू कर देना चाहिए। अपनी अपनी बेटियों को अपने घर में सिखाना शुरू कर दो। घर में सिर्फ एक बार महीने में सिर्फ एक बार अपने आप को चेक कर लेंगे। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है कि डेली चेक करना है, आपको महीने का कोई एक दिन चुन लेना है, प्रेफरेबली मेंसेस के 4-5 दिन के बाद। तो आप महीने में एक बार उसे चेक कर लेंगे। अगर आपको कोई सिम्टम नजर आता है, ओनली देन यू विल गो टू अ डॉक्टर। रूटीन टेस्ट यंग एज में रिकमेंडेड नहीं है, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ सिम्टम। और जब आप 40 इयर्स के हो जाते हैं, तब आपको मैमोग्राफी फॉर स्क्रीनिंग पर्पस करवानी होती है। शुरू में वो 3 साल में एक बार की जाती है, 40 to 50 इयर्स तक, और 50 इयर्स के बाद एनुअली की जाती है। सो फॉर एज द गाइडलाइंस आर ओनली फॉर मैमोग्राफी एंड दिस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है, कुछ स्टडीज कहती हैं कि 25 साल के बाद आपको साल में एक बार या 2-3 साल में एक बार डॉक्टर को रूटीन चेकअप के लिए करा लेना चाहिए, बट दैट डिपेंड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जी, एक बात और है मैम, हमारे साथ क्योंकि बहुत सारी दृष्टिबाधित महिलाएं भी हैं तो आप शब्दों के माध्यम से आपने हालांकि डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, आपके पास है डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चीजें, पर थोड़ा शब्दों के माध्यम से आप अगर इसको थोड़ा इलैबोरेट करके बता दें कि किस तरीके से ये लोग अपनी चेकिंग कर सकते हैं, अपने ब्रेस्ट चेकिंग या इसके लिए। जी, इसके लिए ये लोग अपना जैसे ये नॉर्मली खड़े होकर और ये लेट कर भी, दोनों तरीके से खड़े होकर ब्रेस्ट की सभी हिस्सों को एक बार दबा कर छू कर देख लें कि उसमें इन्हें किसी प्रकार की गांठ तो नहीं लग रही है, दबाने से किसी हिस्से में कोई चमड़ी में कोई मोटापा तो नहीं लग रहा है, किसी तरह का कुछ निपल के पास इनको कोई रिसाव महसूस तो नहीं हो रहा है, जो ये महसूस कर सकती हैं। या फिर इनको दोनों तरफ की ब्रेस्ट अगर एक साथ ही हाथ रखेंगी तो दोनों तरफ की ब्रेस्ट का साइज एक जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा अंदाजा लगा सकती हैं कि इनको कोई चेंजेस आ रहे हैं। मेरा नाम आरजे लक्ष्मी है। मुझे एक बार ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने टेस्ट भी करवाया था। उस समय तो ऐसा कुछ आया नहीं था, पर अगर मैं छू के बताऊं, मतलब कोई पूछे तो सच में चेंज है। बट मुझे ये कहा गया था कि कभी कभी नॉर्मली भी चेंजेस आते हैं। तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? क्या वाकई मुझे दोबारा जाना चाहिए डॉक्टर के पास? मतलब मुझे कोई पेन वगैरह तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई चेंज है उसमें। आपका एप्रीहेंशन जेन्युइन है। जो चेंज जब आप यूथ में एंटर करते हैं, प्यूबर्टी क्रॉस करते हैं, तो डेफिनेटली उस समय कुछ ब्रेस्ट में चेंजेस होती हैं। हाँ, वो नॉर्मल होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। हाँ, उभरा सा, मतलब जब वो लगता ब्रेस्ट है हैवी हो जाती है, हाँ, थोड़े से छोटे ऐसा ही लम्प्स भी कुछ हो चीज- सकते हैं किसी को, है ना। हाँ जी। तो ज्यादातर वो बीमारी बिनाइन होती है। मैंने पहले भी कहा 90 to 99% बिनाइन ही निकलेगा, वो नॉन कैंसरस ही होता है। ऐसा नहीं है कि आज मैंने किसी को बता दिया कि आप ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिनेशन करिए, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करिए और पता चला सारी दुनिया चल नहीं, अच्छा पूछना चाहिए। इतना कॉमन नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको हो रहा है, बट हाँ अवेयर होना जरूरी है। तो जब आप एग्जामिनेशन करें, अगर आपको कोई चेंजेस लग रही हैं तो एक बार आप उसे डॉक्टर से चेक करवा सकती हैं। अगर डॉक्टर ने चेक कर लिया है और आपका कोई अल्ट्रासाउंड या कोई स्कैन करके देख लिया है, कंफर्म कर लिया कि इसमें कुछ नहीं है, then there is nothing to worry। वो चेंजेस नॉर्मल चेंजेस भी हो सकती हैं। जी, थैंक यू मैम।
मिलता है। मैम जैसे आपने कहा कि यू मस्ट मतलब फील करके देखना चाहिए बोथ द ब्रेस्ट और ऑफ द सेम साइज और समथिंग, है ना? तो आई डोंट नो, आई माइट साउंड डम, बट आई ऑलवेज बिलीव कि मतलब ऐसा सुना था मैंने कहीं कि योर राइट ब्रेस्ट इज ऑलवेज यू नो साइज वाइज थोड़ा Bigger, बिगर देन द लेफ्ट वन, एंड आई हैव एक्चुअली फेल्ट दैट, आई डोंट नो मेरे माइंड ने उसे अज्यूम कर दिया और इट्स एक्चुअली द सेम। सी लिटिल बिट डिस्क्रिपेंसी कैन बी देयर, किसी किसी के तो जेनेटिक भी होती है कि एक तरफ हाइपोप्लेजिया होता है, एक तरफ की ब्रेस्ट फॉर्म नहीं हुई, ठीक है, वो चीज अलग है। लेकिन आपको रिसेंटली कोई चेंज नजर आ रहा है, पहले वो ब्रेस्ट आपको जैसी फील होती थी या कितना साइज फील होता था, उसके कंपैरिजन में अब जब आप हर महीने में एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगी, तो महीने में जब एक बार जब भी महीने बाद करेंगी और आपको लगेगा कि पिछली बार मुझे लग रहा था कि ये वाली ब्रेस्ट इतने साइज की थी, अभी ये छोटी हो रही है, ये वाली बड़ी हो रही है, या ये किसी एक डायरेक्शन में सिकुड़ रही है, सो दैट कैन बी ए सस्पिशियस थिंग। उस केस में आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। ओके मैम, वैसे ये जो ब्रेस्ट कैंसर है वुमेन्स में कौन सी एज से कौन सी एज तक, ऐसा कुछ लिमिट्स है कि इसी एज में आता है? देखिए, ऐसा प्रीवियस डेटा जगह अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर 40 के बाद ही होते थे, लेकिन इसीलिए जितने भी स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स थे वो 40 से बियॉन्ड फीमेल्स के लिए बनाए गए थे। बट रिसेंट स्टडीज में ये मिला है कि अब 30 to 40 इयर्स की एज ग्रुप में भी यंग ऑनसेट ब्रेस्ट कैंसर भी हो रहा है, तो वो बहुत जल्दी की एज में प्रेजेंट कर रही है। इनफैक्ट मेरे पास भी बहुत सी ऐसी रजिस्टर्ड हैं कैंसर ब्रेस्ट की फीमेल्स जो बहुत यंग एज में हैं, किसी की भी शादी कुछ 6 महीने हुआ है, एक लड़की है वो 24 इयर्स की है, वो अनमैरिड है। सो एज इज दो बार, एज का कोई क्राइटेरिया आज की डेट में मैं नहीं कहूंगी किसी से, वो पहले हम कहते थे लेकिन अब नहीं कहते। एज इज नॉट ए बार। Okay. And one last question before the message one. क्या ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिला तक ही रहता है और इज इट आल्सो फाउंड इन मेन एज वेल? It can be found in men also, but in men the incidence is very low. It is only 0.5 to 1%. तो ब्रेस्ट कैंसर मेन में उतना कॉमन नहीं है जितना फीमेल्स में है। डेफिनेटली 99% आपको फीमेल्स ही मिलेंगी, 1% मेल ब्रेस्ट कैंसर मिलेगा। बट द ओनली डिफरेंस इन द मेल ब्रेस्ट कैंसर एंड फीमेल ब्रेस्ट कैंसर इज मेल ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से फैलता है, बहुत जल्दी वो मसल्स तक चला जाता है, और आमतौर पर जब तक वो लोग समझते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, पैथोलॉजी हुई है, तब तक स्टेज 3-4 हो चुकी है। सो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन जो आपको मेल में मिलेगी वो स्टेज 3-4 मिलेगी, जबकि फीमेल्स आपको स्टेज 1 से लेकर प्रेजेंट करती हुई मिल जाएंगी। बिल्कुल। हम सबको ये सोचना चाहिए कि जैसे हमारा कान है, जैसे हमारे नाक है, या हमारे हाथ या पैर है, ब्रेस्ट भी वैसे ही है, वो भी हमारे शरीर का एक भाग है। तो अगर आप में से किसी को भी अभी भी लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न है, तो बिल्कुल हमें इस बात को लेके शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, क्योंकि यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है शरीर में तो उसका समाधान हमें पहले निकालना है। तो अब अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज जरूर पूछिए मैम से। मैम मेरा एक क्वेश्चन। वेरी गुड बेटा, नाम बताइए। कोई बात नहीं, वेरी गुड। कौन से कोर्स में बताइए? मैम मेनका शर्मा, कोपा कोर्स में होगा। वेरी गुड मेनका। मैम क्या यूवी रेज का कोई असर पड़ता है ब्रेस्ट कैंसर पे? यूवी रेज का डायरेक्टली ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं, बट ओवरऑल सभी कैंसर्स में थोड़ा थोड़ा असर है ही, डेफिनेटली है। मैम इज देयर एनी वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दिस डिजीज? नो मैम, नॉट येट। मतलब हम लोगों को उसके लिए करना चाहिए, इनिशिएट लेना चाहिए, वैक्सीन वगैरह कुछ है ही नहीं ऐसा? मतलब अभी तक तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। ओके। कोई और प्रश्न? आई बिलीव कैंसर सिर्फ और सिर्फ उस महिला तक नहीं होता है, उस पुरुष तक नहीं होता, वो उसके पूरे परिवार को इम्पैक्ट करता है, इमोशनली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, लॉट मेनी वेज। सो जब ऐसा हमें पता चल रहा है कि हमारे घर की किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है, तो उस दौरान पे पुरुषों को किस तरह का सहयोग और किस तरह की मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहिए? हाउ डू यू सजेस्ट ऑन दैट? बहुत अच्छा प्रश्न, वेरी नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न। डेफिनेटली जब एक फीमेल को पता चलता है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है तो वो तो ब्रेक हो जाती है, वो टूट जाती है, उसके साथ साथ उसका परिवार भी टूट जाता है। लेकिन उस समय उसे सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत होती है तो अपने परिवार की जरूरत होती है, हमसे भी ज्यादा उसे अपने परिवार की जरूरत होती है। तो अगर उसका परिवार उस समय पॉजिटिव रहे, उसके साथ ये पॉजिटिवली कहे कि हाँ तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तो ये उसके साइकोलॉजी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा, फीमेल को ये लगता है कि ब्रेस्ट
का अगर मैं सर्जरी करवा दूंगी, एक मेंटेलिटी साइकोलॉजिकली बात बता रही हूँ, कि अगर उसको ये लगता है कि अगर मैं ब्रेस्ट की सर्जरी करा दूंगी, ब्रेस्ट रिमूव करवाऊंगी या उसे कुछ भी छेड़छाड़ करूंगी, तो वो मेरे विमेनहुड पे एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसा बहुत सी फीमेल्स का क्वेश्चन रहता भी है, स्पेशली जो विलेजेस से या बाहर शहरों वगैरह से आती हैं। तो बहुत बार तो वहां जरूरत है कि उसका जो हस्बैंड है, जो भी उसकी फैमिली है, वो उसको ये समझाए कि इट इज नॉट ए मार्क ऑफ जस्ट विमेनहुड, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट दैट। वो अगर जीवित रहेगी, स्वस्थ रहेगी, तभी तो उसका वजूद रहेगा। और जहां तक बात सर्जरी की है, सर्जरी कैंसर रिमूव करने के लिए अगर की जाती है तो सर्जरी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी की जा सकती है। उसे रिकंस्ट्रक्ट करके हम आर्टिफिशियली शेप वापस क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादातर फीमेल सर्जरी से सिर्फ इसलिए डरती हैं कि उनकी बाद में शेप रिस्टोर नहीं होगी और उनके हस्बैंड उन्हें बाद में पसंद नहीं करेंगे, या शायद वो उनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। सो दैट डज मेक ए डिफरेंस इन देयर डिसीजन मेकिंग। वो डिसीजन लेने में डरती हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए। तो ये उनको समझना पड़ेगा कि पहले वो जिंदा तो रहें, पहले वो जिंदा रहें, स्वस्थ रहें, तब पर्सनल लाइफ वो अपनी मैनेज कर सकेंगे। और जहां तक शेप की बात है, वो रिकंस्ट्रक्ट की जा सकती है। आज की डेट में इतने रिकंस्ट्रक्टिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि हम उस शेप को रिकंस्ट्रक्ट करके दोबारा बना सकते हैं। तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि वो विद टाइम ट्रीटमेंट के साथ वो ठीक हो जाएं। तो वहां पे उनके जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, जो हस्बैंड हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको ये चीज समझाने की बहुत जरूरत पड़ती है कि आप इसको ये कन्विंस करिए कि इससे इसकी फिजिकल कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगा, इसे अपने आप कोई शेप को लेकर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मैम ये ऐसा भी होता है कि जैसे किसी को, जैसा उनको कैंसर है, तो जो डर के मारे उनके पास नहीं जाता कि कहीं दूसरों को ना फैल जाए, तो उससे भी थोड़ा सा वो लगता है। कंटेजियस तो नहीं है कहीं, नहीं, या छूने से तो नहीं है। बट जब बहुत अच्छा पर्सन का कैंसर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। उसकी कोई भी कीटाणु या किसी भी चीज से उसको बहुत आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है। जब कीमोथेरेपी पे पेशेंट होता है, इम्यूनोथेरेपी पे होता है, तो उसको बहुत आसानी से इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए हम उसे दूसरों से दूर रहने को वो इसलिए नहीं कहते हैं कि वो कंटेजियस है, वो इसलिए कहते हैं कि हम उसे बचाना चाहते हैं बाकी कम्युनिकेबल डिजीजेस से। I have one more question. If I find कि मेरी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, ऐसा टेस्ट के दौरान पता चलता है, तो और अगर मैं दोनों हॉस्पिटल आता हूँ, दोनों हॉस्पिटल कौन कौन से सर्विसेज देता है, और आप दोनों हॉस्पिटल में, क्योंकि आप वहाँ पे खुद प्रोफेसर और खुद डॉक्टर है, तो आप कौन कौन से केसेस, किस स्टेज तक के केसेस आप दोनों हॉस्पिटल में ऑलरेडी देख रही हैं? हम लोग सभी स्टेजेस के केसेस ले रहे हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4 सब केसेस के ले रहे हैं। डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ट्रीटमेंट होता है। स्टेज 1 एंड 2 में बहुत बार सर्जरी इमीडिएटली ले ली जाती है। स्टेज 3 और 4 में पहले यूजुअली पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है, कैंसर को श्रिंक किया जाता है, उसको सर्जरी के लायक बनाया जाता है, सर्जरी की जाती है और उसके बाद वापस कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दी जाती है। सो ये सारे प्रोसेस में हमारे पास कीमोथेरेपी और सर्जरी के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सिर्फ रेडियोथेरेपी अभी सेक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, बिकॉज रेडियोथेरेपी यूनिट अलग होता है, वो अभी स्टार्टेड नहीं है, उसका भी नहीं अवेलेबिलिटी नहीं है। उसके लिए हमें जॉली ग्रांट या एम्स ऋषिकेश में कहीं पेशेंट को लेना। तो ओनली फॉर रेडियोथेरेपी वी हैव टू सेंड, रेस्ट और एवरीथिंग, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन गुड। मैम कितने चांसेस होते हैं दोबारा से हो जाने के? ट्रीटमेंट हो गया, ठीक हो गए, फिर उसके बाद दोबारा हो जाता है, तो तब क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? तो क्या चांसेस? यूजुअली जो ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, इनिशियली जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होने की स्थिति में होता है, तो शुरुआती 2 साल जब होते हैं, दैट इज द रिस्क मोस्ट पीरियड, जहाँ पे मैक्सिमम रिकरेंसेस होती है फर्स्ट 2 इयर्स में। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड पार होता जाता है, वो रिकरेंस का इंसिडेंस भी डिक्रीज होता जाता है। ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स वो और कम हो जाता है। इसको प्रिवेंट करने के लिए ही बहुत से कैंसर्स में हार्मोन थेरेपी वगैरह भी दी जाती है। बट वो हार्मोन थेरेपी डिपेंड करती है कि आपका कैंसर किस टाइप का निकला है, उसमें किस तरह के सेल पाए गए। तो उस हार्मोन थेरेपी का पर्पज मेनली प्रिवेंशन ही है। बाकी इसके लिए आपको रूटीन स्क्रीनिंग करनी होती है, और कुछ पोस्ट सर्जरी एंड पोस्ट कीमो एंड रेडियोथेरेपी एक प्रोटोकॉल होता है फॉलो अप करने के लिए। उस फॉलो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपको टाइमली चेकअप कराते रहना पड़ता है। वो प्रोटोकॉल जो होता है पहले 2 साल में ज्यादा इंटेंस होता है, ज्यादा फ्रिक्वेंटली आपको बुलाया जाता है चेकअप के लिए, और विद पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा 6 मंथ बाद, 3 साल बाद ऐसे करके बुलाया जाता है। मैं क्या कैंसर पूरी तरह से खत्म हो जाए
ठीक होने के बाद भी वापस ना आए, इसके लिए क्या कोई रिसर्च चल रही है या कितना काम होना अभी बाकी है? Beta, it's a very high level question. Unfortunately, I'm not a scientist to answer this. I'm not the right person for this. But definitely research चल रही है. But sorry to say कि अभी तक complete eradication जैसा हम नहीं achieve कर पाए हैं. हम सिर्फ उसे जो हो गया है उसे क्योर कर सकते हैं या फिर लाइफ प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली जेनेटिक लेवल पे उसको चेंज करने की अभी क्षमता साइंस में अभी तक नहीं आई है। चलिए इसी नोट पे एक बात मुझे और बताइए कि आप में से कितनी ऐसी महिलाएं ये कहेंगी कि पुरुषों को भी इसके बारे में जागरूक करना चाहिए, जैसा कि आज हम यहाँ बैठ के जागरूक हो रहे हैं। हाथ खड़ा कीजिए कि पुरुषों को भी इस तरह की जागरूकता के कार्यक्रम करवाने चाहिए। ऊंचा हाथ खड़ा कीजिए। सभी चाहते हैं ऑलमोस्ट। थैंक यू। तो इस नोट के साथ मैं आरजे जेनिफर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम प्रोग्राम को वाइंड अप करें। Okay, thank you everyone. I'm sorry, but 2 more questions. ओके I also have one last. ओके फाइन फाइन। मैम, जैसे अभी परफेक्ट लाइफस्टाइल की वजह से पीपल गो थ्रू सर्जरीज एज यू सेड फॉर अ बेटर शेप, क्या दिस कैन आल्सो लीड टू कैंसर? इसकी भी कोई हो सकता है कि कैंसर भी हो सकता है इससे? कैंसर बिकॉज ऑफ सर्जरी नहीं होता है। कैंसर जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं आपके उसी की रिकरेंस की वजह से हो सकता है। हो सकता है कि आपने एक सर्जरी करवाई, उसमें आर्टिफिशियली आपके ब्रेस्ट क्रिएट कर दी, उसमें दूसरी तरफ आर्टिफिशियली जो ब्रेस्ट क्रिएट करते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जो करते हैं, उसमें दूसरी बॉडी पार्ट को, बॉडी एरिया में से टिश्यू लेकर ब्रेस्ट की शेप को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो अगर उस एरिया में जहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर पहले था वहाँ पे कुछ भी कैंसर सेल्स अभी मौजूद हैं, यहाँ ब्लड में भी सर्कुलेट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो रिकरेंस कभी भी कर सकते हैं। मैम, जैसे आपने मतलब थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी, जहाँ पर आपने ये बताया था कि रिकवर होते हैं लोग, है ना, कम्प्लीटली। तो आफ्टर अ सर्जरी और आफ्टर अ ट्रीटमेंट कितना टाइम लगता है प्रॉपर रिकवर होने के लिए फॉर अ पर्सन? देखिए, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में अगर आप आ रहे हैं तो सर्जरी के बाद आपको एटलीस्ट 10-12 डेज लग जाएंगे रिकवरी के, जब तक आपका स्टिच रिमूवल होगा। उसके बाद कीमोथेरेपी होती है जो यूजली 21 दिन के साइकिल होते हैं, 6 साइकिल या 8 साइकिल ऐसा लगाए जाते हैं। देन रेडियोथेरेपी इज गिवन इन सिलेक्टेड केसेस, वो हो सकता है 2 वीक्स या 3 वीक्स रेजिम हो। और उसके बाद अगर हार्मोन थेरेपी पेशेंट सुटेबल है, कैंडिडेट है, तो उसके लिए हार्मोन थेरेपी 5 years दी जाती है। अगर इम्यूनोथेरेपी है तो वो उसके साइकिल्स लगते हैं, 12 to 18 साइकिल्स लगते हैं। तो ये जो पूरा ट्रीटमेंट है वो यूजली 1-1.5 साल 2 साल तक चलता है, और हार्मोन थेरेपी फिर 5 years तक, अप टू पीरियड ऑफ 5 years, और कभी कभी अप टू पीरियड ऑफ 10 years से चलती है। सो द ट्रीटमेंट इज क्वाइट लॉन्ग एंड द ट्रीटमेंट इज क्वाइट, यू नीड अ फॉलो अप एवरी टाइम। मतलब ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स अगर हमें ठीक होना है तो करना ही चाहिए। हाँ, मतलब आपको पूरा ईमानदारी के साथ, पूरा कमिटमेंट के साथ उस ट्रीटमेंट को फॉलो करना है, और जो भी आपकी शेड्यूल्ड विजिट्स हैं, जो भी आपके शेड्यूल्ड एग्जामिनेशंस हैं, वो करवाते रहना पड़ेगा। ओके, हम जैसे आज हम एक अवेयरनेस डिस्कशन कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू यू, जैसे हम एक रेडियो मीडियम है तो बहुत लोगों तक ये बात जाएगी, व्हाट डू यू थिंक कि कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम करने चाहिए, कैसे एक दूसरे को अवेयर करना चाहिए रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर? देखिए, अवेयरनेस तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए। आप सभी फीमेल्स के घर में, अपने अपने घर में भी कोई ना कोई फैमिली मेंबर वहाँ होगा। छोटी बच्चियों से शुरुआत करिए, जो 20 साल की एज जब क्रॉस कर रही हैं उनकी एज से स्टार्ट कर दीजिए, उनको गाइड करना स्टार्ट करिए, एग्जामिनेशन करना। जो एल्डरली फीमेल्स हैं वो हो सकता है हेजिटेट करती हूँ बात बताने में, आपकी अपनी मदर इन लॉ, कोई बुआ, ताई, चाची, हो सकता है वो भी हेजिटेट करती हो बात करने में, बिकॉज ये कुछ ऐसा इशू है कि हर कोई बात इजीली करना नहीं चाहती। तो आप उन्हें सबसे पहले इंकरेज करिए। तो शुरुआत मुझे लगता है कि अपने परिवार से सबसे पहले करिए। बाकी इस तरह के अवेयरनेस ड्राइव्स जो है वो नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे सब जगह होते रहते हैं, और हम लोग अपने कॉलेज लेवल पे भी इसे कंडक्ट करते रहते हैं। सो वी आर कंडक्टिंग मेनी ड्राइव्स जिसमें हम आशा वर्कर्स को ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें हम उन्हें ट्रेन करेंगे ताकि वो घर घर जाकर सेल्फ एड्रेस एग्जामिनेशन सिखा सकें, और अगर कोई केस डिटेक्ट होता तो हमारे पास ला भी सकें। So we are even doing that also. Okay, maybe and हमारे लिसनर्स के लिए, जो यहाँ पर ऑडियंसेस हैं, जो भी फीमेल्स हमें सुन रही हैं, देख रही हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी मैम? क्योंकि शर्माती हैं बहुत, तो उसके लिए भी आप बोलिए कि इस शर्माहट को। मैम, मेरा एक सवाल था। हाँ, बोलो बेटा। मैम, मैं ये कह रही थी
कि खड़े हो जाओ बेटा, नाम बताओ अपना, है ना, नाम बताओ, कौन से कोर्स से हो बताओ बेटा। मैम मेरा नाम मीरा गौतम है और मैं डाटा एंट्री कोर्स कर रही हूँ अभी। मैम मैं ये जानना चाहती थी कि जो कैंसर का वैक्सीन है वो तो अभी बन के तैयार भी हो गया है, तो ये नियम लागू भी हो गया है महाराष्ट्र में, और 1 से 14 साल की लड़कियों का ये अनिवार्य है अभी वहां पे लगना। तो क्या ये अपने यहाँ भी वो लागू है या अभी ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी करेक्ट और थोड़ी सी इनकरेक्ट है। वैक्सीन मैम इसलिए मुझे हाँ। ये जानना है। हाँ नहीं, मैं बता रही हूँ, वो जो वैक्सीन की बात आप कर रहे हैं, HPV वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए। सर्वाइकल कैंसर मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जो महिलाओं की बच्चेदानी होती है उसके मुंह का कैंसर, सर्विक्स, उसके कैंसर के लिए उसकी वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुई है, ब्रेस्ट कैंसर की नहीं। क्योंकि मुझे और वो हर जगह अवेलेबल है, वो देहरादून में भी अवेलेबल है, सबको लगवानी चाहिए। अस्पताल में खुद प्रोफेसर है और वहाँ पे डॉक्टर हैं, तो और हम जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम सबके लिए सरकारी अस्पताल विश्वास के लिए भी बहुत अच्छा होता है और जेब के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मुफ्त में या बहुत कम दाम में काम हो जाता है। तो आप खुद एक ब्रेस्ट क्लिनिक चला रही है, तो आप उसके दिन और उसके समय कौन सा है कि अगर किसी महिला को आपके पास आना हो या वहाँ क्लिनिक पे आके कोई हेल्प लेनी हो तो वो समय आप बता सकें, आप क्लिनिक का दिन बता सके, ताकि जो भी महिलाएं अगर उन्हें जरूरत पड़ रही है तो वो जरूर आपसे आके संपर्क कर सकें। ये हॉस्पिटल की टाइमिंग्स की बात कर रहे हैं आप? Yes, exactly. And the days specifically when you are there or anybody there. मैम के डेज कौन से हैं? और ब्रेस्ट क्लिनिक डेज अभी कुछ समय से तो मंडे एंड थर्सडे को चल रहा था, इट इज फॉर होल डे फ्रॉम 9 to 3, but recently there has been some changing schedule, so the new timings will be Wednesday and Saturday from 9 to 3. दून हॉस्पिटल Wednesday and Saturday 9 to 3. मैम इन दी एंड आप हमारे लिसनर्स के लिए और जो ऑडियंसेस हैं, जो हमारी फीमेल्स हमें सुन रही हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? आज वुमेन्स डे भी है, तो व्हाट डू यू वांट टू टेल रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर? I just want them to stay healthy, stay happy. So थोड़ा अवेयर रहिए, अपनी बॉडी के बारे में जागरूक रहिए। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर फीमेल्स अपनी बॉडी को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी मानती हैं, तो थोड़ा सा समय अपनी बॉडी के लिए भी दे दीजिए, उसको प्रॉपर मेंटेन करिए और राइट टाइम पे राइट एग्जामिनेशन, राइट ट्रीटमेंट करवाइए। कोई भी बीमारी इतनी बड़ी नहीं है कि हम उससे लड़ ना सकें। वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर दिस इंसाइटफुल डिस्कशन, बिकॉज हमने बहुत कुछ, आई मीन मैं खुद तो इतने सवाल थे ना कि पूछते पूछते बहुत कुछ जान लिया हमने। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच टू ऑल द ऑडियंस जो भी यहाँ पर आए हैं, सभी महिलाओं को, एंड टू ऑल द मेल्स जो भी यहाँ पर बैठे हैं। थैंक यू सो मच, बिकॉज कभी किसी को ये भी लग सकता है हमारी मतलब की चीज नहीं है, फिर भी आप लोग आए हो एंड यू हैव थॉट अस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। एंड इन दी एंड मैं हमारे लिसनर्स के लिए भी यही कहना चाहूंगी, यार वुमेन्स डे है, माना हम महिलाएं थोड़ा ऐसी है ना, सैक्रिफाइस सबके बारे में सोचते, कभी कभी खुद के बारे में सोच लेना चाहिए। एंड वुमेन्स डे पे सिर्फ एक दूसरे को विश करने से अच्छा है एक दूसरे को अवेयर भी कीजिए और खुद के बारे में भी अवेयर रहिए, अपना हेल्थ को थोड़ा प्रियोरिटाइज कीजिए एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून टू 91.2 NIVA छलदू। थैंक यू।